दोस्तों नमस्कार। आईएएस हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पर मैं रवि रंजन आप लोगों का स्वागत करता हूं। गवर्नर जनरल के इस श्रृंखला में आज हम लोग लॉर्ड लीटन और लॉर्ड रिपन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। लॉर्ड लीटन, जिसका कार्यकाल 1876 से 1880 ईस्वी तक रहा, ठीक है। इस समय कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी इंग्लैंड में। इंग्लैंड में दो पार्टियां हैं प्रमुख, एक कंजर्वेटिव पार्टी, दूसरा लिबरल पार्टी, उदारवादी पार्टी। नाम के हिसाब से ही आप समझिए, इस समय वहां प्रधानमंत्री डिज़रायली थे और डिज़रायली ने लॉर्ड लीटन को भारत भेजा था कि वो अपनी आक्रामक नीति से भारत में जो राष्ट्रवादी गतिविधियां बढ़ गई है उसको नियंत्रित करने के लिए प्रयास करें, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि लॉर्ड लीटन के द्वारा जो भी कार्य किए जाएंगे वो सारे कार्य आक्रामक तरीके के होंगे, जबकि इसके बाद जब लॉर्ड रिपन आएगा उस समय उदारवादी पार्टी, लिबरल पार्टी का शासन रहेगा इंग्लैंड में, और रिपन के द्वारा जो भी कार्य किया जाएगा उसकी प्रकृति उदारवादी टाइप होगी, ठीक है। आइए हम लोग एक एक करके शुरू करते हैं। लॉर्ड लीटन 1876 से 1880 ईस्वी तक। लॉर्ड लीटन के समय में भारत में एक भयंकर अकाल पड़ता है। कहाँ पे? मद्रास में, बम्बई में, मैसूर में, हैदराबाद में तथा मध्य भारत के कई हिस्से में। इस अकाल से बहुत ही ज़्यादा लोग प्रभावित होते हैं और उसके बाद स्ट्रेची आयोग का गठन किया जाता है इस अकाल से कैसे निकला जाए उसके लिए। तो ध्यान में रखिएगा, एक प्रश्न पूछा जाता है कि स्ट्रेची आयोग किससे संबंधित है। तो पहली बात अकाल से संबंधित है। दूसरी बात, स्ट्रेची आयोग का गठन किसके काल में किया गया था? तो लीटन के काल में किया गया था, ठीक है। ये दो बातें हो गई। अब स्ट्रेची आयोग ने क्या क्या सुझाव दिया था वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। फैक्ट पूछेगा तो फैक्ट में तो ये दो फैक्ट हो गए, इससे प्रश्न पूछ लिए जाएंगे, लेकिन थोड़ा अंदर जाके पूछा जाए तो स्ट्रेची आयोग के सुझाव को हम लोग देख लेंगे। बोला गया स्ट्रेची आयोग के द्वारा कि भू राजस्व में कटौती की जाए, कमी की जाए, ठीक है। कृषि के विकास में सरकार सहयोग करे, ठीक है। कृषि के विकास में सहयोग किस प्रकार से सहयोग करेगी सरकार? मुख्यतः दो तरीके से। पहला, ऋण देकर, दूसरा सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करा के, ठीक है। इसके अतिरिक्त सबसे महत्वपूर्ण बात बोला गया कि कृषि के इतर भी रोजगार तलाशा जाए, ठीक है। और इसी वजह से इसकी अनुशंसा के बाद भारत में रेलवे के कार्य में वृद्धि हो गई थी। क्यों? क्योंकि जो कृषक है उनको कृषि के अलावा भी कहीं रोजगार दिया जा सके। इसके अतिरिक्त अकाल राहत कोष बनाया गया और एक और महत्वपूर्ण बात, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसने अकाल संहिता के निर्माण की बात कही थी। स्ट्रेची आयोग ने अकाल संहिता के निर्माण की बात कही थी, लेकिन इस अकाल संहिता का गठन जो है सो लॉर्ड रिपन के काल में हुआ था। यदि इतनी बातें ध्यान में रह जाएगी तो स्ट्रेची आयोग से जो भी प्रश्न पूछा जाएगा वो प्रश्न आप लोग बनाने की स्थिति में रहिएगा। आइए आगे देखते हैं। आगे क्या है? आगे है राजकीय उपाधि अधिनियम 1876। इसको बोला जाता है रॉयल टाइटल्स एक्ट 1876। इसके अंतर्गत महारानी विक्टोरिया को भारत का महारानी घोषित किया गया तथा 1877 ईस्वी में दिल्ली दरबार में उन्हें कैसरे हिंद की उपाधि दी गई। ये कैसरे हिंद की उपाधि 1877 ईस्वी में दिया गया, ठीक है। और महारानी कब घोषित किया गया? तो महारानी घोषित किया गया 1876 ईस्वी में। इसी को बोलते हैं राजकीय उपाधि अधिनियम। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। वित्तीय सुधार भी किया गया है लीटन के समय में। वित्तीय सुधार के अंतर्गत क्या किया गया? प्रांतों को प्रांतीय विषयों के लिए वित्तीय अधिकार दे दिया गया। पहली बार ऐसा होता है कि प्रांतों को भी अपने विषय में वित्तीय अधिकार प्राप्त हो जाता है। इससे फायदा क्या होता है? तो सबसे महत्वपूर्ण फायदा होता है शासन का विकेंद्रीकरण, ठीक है। शासन के विकेंद्रीकरण की शुरुआत लीटन के समय में हो जाती है।
पीटी के लिए बस इतनी ही चर्चा पर्याप्त है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में लाया गया और इसके तहत कह दिया गया कि कोई भी प्रेस जो इंग्लिश के अलावा किसी भी और भाषा में चल रहा है, ठीक है, उस भाषा में वो कोई भी चीज़ छापेगा, छापने से पहले सरकार से परमिशन लेना पड़ेगा और अपने कंटेंट को पहले दिखाना पड़ेगा, और जब कंटेंट अप्रूव हो जाएगा तभी उसे पेपर में छापा जा सकता है। तो यही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है जो 1878 ईस्वी में आया था और लीटन के काल में आया था, ठीक है। आर्म्स एक्ट 1878 ईस्वी में आया। इसके अंतर्गत कह दिया गया कि बिना लाइसेंस के हथियार नहीं रख सकते हैं, बिना लाइसेंस के भारतीय हथियार नहीं रख सकते हैं। अब इसमें क्या ही अंतर है, आज के समय में भी ऐसा है कि यदि आप कोई हथियार खरीदने जाते हैं तो आपको उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ता है। तो लीटन ने किया तो क्या गलत कर दिया, वहाँ पे उसने ये गलत किया कि ये चीज़ सिर्फ भारतीयों पे लागू हुआ था, ठीक है। आर्म्स एक्ट, किसी ब्रिटिशर्स को हथियार रखना है तो उसे कोई लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन किसी भारतीय को यदि हथियार लेना है तो उसके लिए लाइसेंस लेने की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। सिविल सर्विसेज, सिविल सर्विसेज में भी भारतीयों पे नियंत्रण करने के लिए भारतीय लोग सिविल सेवा में उच्च पद पे न जा सके, इसके लिए उसने क्या किया कि सिविल सर्विसेज में अधिकतम आयु घटाकर 19 वर्ष कर दिया, ठीक है। भारतीयों की जिस प्रकार से शिक्षा दी जाती थी, 19 वर्ष के कम उम्र में वो ग्रेजुएट होकर सिविल सर्विसेज का परीक्षा दे सके, इसकी संभावना बहुत कम होती थी। तो डायरेक्ट तो नहीं किया जा सकता था। डायरेक्ट क्यों नहीं किया जा सकता था? देखिए, लीटन ने हिंदुस्तान के लोगों की नियुक्ति सिविल सर्विसेज में नहीं होनी चाहिए ऐसी एक अनुशंसा की थी, ठीक है, ब्रिटिश इंडिया के सरकार से। लेकिन जो भारतीय सरकार थी उस समय, उसने इसे रिजेक्ट कर दिया, यानी कि ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरफ से इस प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया गया। जब रिजेक्ट कर दिया गया तब इसने दूसरा तरीका निकाला कि आयु को ही घटाकर 19 वर्ष कर दिया जाए। जब आयु 19 वर्ष हो जाएगा तो ऐसे कान को सीधा न पकड़ के कान को टेढ़ा पकड़ना है, यानी कि भारतीय को किसी भी हालत में सिविल सर्विसेज में नहीं आने देना है, इसकी व्यवस्था कर दी गई। द्वितीय अफ़गान युद्ध जो है, आंग्ल अफ़गान युद्ध, इसी के समय में हुआ था और यहाँ पे इसने आक्रामक नीति अपनाई थी। ये हम लोग पढ़ चुके हैं डिटेल से। आंग्ल अफ़गान युद्ध के दौरान हम लोग पढ़ चुके हैं प्रथम, द्वितीय और सारी चीज़ें। तो ये इतनी बातें जो है वो लॉर्ड लीटन के द्वारा की गई थी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और लॉर्ड रिपन को देखते हैं। लॉर्ड रिपन के समय में फैक्ट्री एक्ट आया था 1881 ईस्वी में। इस फैक्ट्री एक्ट में ये कह दिया गया था कि 7 साल से कम उम्र के बच्चे फैक्ट्री में काम नहीं कर सकते हैं। 12 साल से या 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए काम करने का घंटा निर्धारित कर दिया जाए। 12 वर्ष से कम का मतलब ये है कि 7 से ज़्यादा और 12 वर्ष से कम। इस फैक्ट्री एक्ट को लाने का उद्देश्य क्या था? तो मजदूरों की दशा में सुधार करना, ठीक है। और इसी सुधार के तहत एक फैक्ट्री इंस्पेक्टर का पोस्ट सृजित किया गया। फैक्ट्री इंस्पेक्टर का पोस्ट की व्यवस्था की गई, सृजित किया गया। तो फैक्ट्री एक्ट 1881 के बारे में 3 बातें ध्यान में रखना है। साल से संबंधित, 7 साल से कम के बच्चे कार्य नहीं कर सकते हैं। 7 साल से बड़े, 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए घंटा तय कर दिया गया। उद्देश्य क्या था? मजदूरों की स्थिति में सुधार करना। सुधार का देख रेख कौन करेगा? तो इसके लिए फैक्ट्री इंस्पेक्टर की व्यवस्था की गई। तो इससे हमारा फैक्ट्री एक्ट 1881 समाप्त हो जाता है। अब आते हैं वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1882। यहाँ पे हमें ये जानना है कि जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लीटन के द्वारा लाया गया था, ठीक है, रिपन ने उसे समाप्त कर दिया। बस इतनी बात और चीज़ें समाप्त हो गई। वित्तीय विकेंद्रीकरण की व्यवस्था की गई। देखिए वहाँ पे क्या था, प्रांतों को प्रांतीय विषय के लिए वित्तीय अधिकार दिया गया। रिपन के समय में क्या कहा गया? रिपन के समय में कहा गया कि जो भी राजस्व का स्रोत है उसको 3 भाग में बांट दिया जाए, केंद्र, इंपीरियल, उसके अलावा प्रांतीय और फिर
विभिन्न श्रेणियों में, मतलब लोकल बॉडीज़ के श्रेणी में। अब लोकल बॉडीज़ की बात भी इसके समय में होगी, ये अभी हम लोग आगे देख रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से वित्तीय विकेंद्रीकरण की व्यवस्था कर दी गई थी रिपन के समय में। आगे आते हैं स्थानीय शासन का प्रस्ताव। स्थानीय शासन का प्रस्ताव सबसे पहले मेयो के द्वारा एक बार लाया गया था, ठीक है। नहीं, माफ़ कीजिएगा, मेयो के द्वारा जनगणना की बात की गई थी। स्थानीय शासन का प्रस्ताव सबसे पहले रिपन के द्वारा ही लाया गया था, जिसमें इसको बांट दिया गया था ग्रामीण स्तर पर और नगरीय स्तर पर। नगरीय स्तर पे जिला बोला जाएगा और ग्रामीण स्तर पे इसे तालुका बोला जाएगा, ठीक है। ये स्थानीय शासन का प्रस्ताव लाया गया था, मतलब विकेंद्रीकरण करने की बात जो है सो शुरू हो गई थी। इसके बाद क्या होता है अगले स्लाइड में देखते हैं। भू राजस्व नीति। भू राजस्व नीति के अंतर्गत रिपन का कहना है कि जमींदारों के साथ साथ किसानों के साथ भी अनुबंध यदि कर ली जाए तो ये ज़्यादा बढ़िया रहेगा, और ऐसी अनुशंसा रिपन के द्वारा की गई थी जिसे ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा नहीं माना गया था। आप देख रहे हैं कितना सुधार हो रहा है इसके समय में। स्थानीय शासन का प्रस्ताव लाया जा रहा है, किसानों की स्थिति को ठीक की जा रही है, वित्तीय विकेंद्रीकरण की बात हो रही है, मजदूरों की स्थिति ठीक करने की बात हो रही है। उसके अलावा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया जाता है। इतनी बातों के पीछे का क्या रीज़न है? इतनी बातें जब होगी लिबरल पार्टी के द्वारा तो होगा क्या कि जनता के बीच में एक संतोष की भावना आ जाएगी, और जनता के बीच में जब संतोष की भावना आएगी तो राष्ट्रवादी जो आंदोलन है वो आंदोलन कमज़ोर पड़ने लगेगा। इसी बात पे आरसी दत्त ने रिपन के बारे में कहा था, माफ़ कीजिएगा, आरसी दत्त ने नहीं, दिनसा वाचा ने कहा था। दिनसा वाचा कौन थे? इनके बारे में एक बात समझ लीजिए। 1901 ईस्वी में सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है कि एक ही व्यक्ति कांग्रेस के अध्यक्ष पद पे और कांग्रेस के सचिव पद पे एक साथ रहे हैं। वो व्यक्ति का नाम है दिनसा वाचा। दिनसा वाचा ने रिपन के बारे में कहा था कि हम लीटन को तो सह लेंगे, समस्या रिपन जैसों से होती है। रिपन के द्वारा किए गए कार्यों से जनता का आक्रोश समाप्त हो जाता है और साम्राज्यवाद की आयु लंबी हो जाती है। ये बात आप समझ गए। मैं पहले भी इसे समझा चुका हूँ कि जब इतने कार्य किए जाएंगे जो दिखेगा कि ये जनता के लिए किया जा रहा है तो जनता सरकार का विरोध करने ही नहीं जाएगी और राष्ट्रवादी आंदोलन जो है वो सुस्त पड़ जाएगी, और इससे क्या होगा, साम्राज्यवाद की आयु लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो ये भू राजस्व नीति और दिनसा वाचा का स्टेटमेंट आप ध्यान में रखिएगा, ये आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। शिक्षा संबंधी सुधार। शिक्षा संबंधी सुधार के तहत हंटर आयोग का गठन किया गया था, और हंटर आयोग का मुख्य उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा में सुधार करना था। हंटर आयोग के द्वारा क्या क्या कार्य किया गया? तो प्राथमिक शिक्षा का प्रबंधन म्यूनिसिपल और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को दे दिया गया, ठीक है, नंबर एक बात। दूसरी बात, माध्यमिक शिक्षा को 2 भागों में बांट दिया गया। माध्यमिक शिक्षा को 2 भागों में बांट दिया गया। जिन्हें एक उच्च शिक्षा प्राप्त करना है वो उच्च शिक्षा के लिए पढ़ेंगे, और लोग व्यवसायी शिक्षा के लिए पढ़ेंगे। और ये कहा गया कि सरकार को माध्यमिक शिक्षा से अलग हो जाना चाहिए, और ये माध्यमिक शिक्षा अनुदान के माध्यम से करना चाहिए। आज भी बहुत सारे एनजीओ है जिसके माध्यम से सरकार एनजीओ को पैसा देती है और एनजीओ जो है शिक्षा के लिए कार्य करती है। तो एनजीओ के माध्यम से शिक्षा का प्रचार प्रसार करना और शिक्षा देना सरकार के लिए सस्ता पड़ता है, और सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है, मतलब उधर उत्तरदायित्व कम हो जाता है। तो यही हंटर कमेटी ने कहा था कि माध्यमिक शिक्षा से सरकार को अलग कर लेना चाहिए। अब हंटर आयोग से आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट देखते हैं, इल्बर्ट बिल। इल्बर्ट बिल 1883-84 ईस्वी में आया। इससे पहले क्या था कि किसी भी अंग्रेज व्यक्ति पे कोई
मुकदमा चलता था तो उस मुकदमे की सुनवाई कोई गोरा जज ही कर सकता था, यानी कोई अंग्रेज जज ही कर सकता था। पर इस बिल के द्वारा ये कह दिया गया कि अब भारतीय जज भी अंग्रेज़ों के केस की सुनवाई कर सकते हैं। ये है इल्बर्ट बिल। मैसूर की वापसी पहले बहुतों बार चर्चा हो चुकी है। वाडियार वंश का शासन, फिर आंग्ल मैसूर युद्ध, याद आ रहा है कुछ? नहीं याद आ रहा है तो एक बार वीडियो देखिए फिर से। आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद फिर से सहायक संधि के द्वारा वाडियार वंश का शासन, इसके बाद बेंटिक के टाइम में विलय, और इसके बाद फिर रिपन के टाइम में वापस वाडियार वंश का शासन। ठीक है, ये इतनी बात हो गई। अब देखिए अगला पॉइंट क्या है, मिस्र का मुद्दा और रिपन का त्यागपत्र। ठीक है, मिस्र का मुद्दा और रिपन का त्यागपत्र। ये मुद्दा क्या है? मिस्र में इस समय एक सैनिक टुकड़ी भारत से भेजी जाती है। भारत की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहती है, इसीलिए रिपन ब्रिटिश पार्लियामेंट से बोलता है कि ये जो सैनिक टुकड़ी भेजी गई है इसका खर्चा ब्रिटेन उठाए, न कि भारतीय उठाए। इस बात को नहीं माना जाता है और न मानने के बाद ये अपने पद से इस्तीफा दे देता है। तो ये रिपन के त्यागपत्र की कहानी हो गई। इसने एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम है ड्यूटी ऑफ द एज। ठीक है, और फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत का उद्धारकर्ता कहा था। इस प्रकार के स्टेटमेंट हमेशा पूछे जाने की प्रवृत्ति रही है परीक्षा में, तो आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। यही इतनी बातों के साथ लीटन और रिपन, दो बिल्कुल अलग अलग विरोधाभासी व्यक्ति जो भारत में वायसराय बनकर आता है, उसके बारे में हमारी चर्चा समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं तो लॉर्ड डफरिन, लैंसडाउन और कर्जन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।